नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है कल्प करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम 8th क्लास का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं। रीट की वैकेंसी जो है वो संस्कृत विभाग की आ चुकी है और ये सारी चीज़ें जो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 6th 7th के एनसीईआरटी हम कर चुके हैं। बहुत कम ही डेटा उनमें से मिला है अपने को, लेकिन जो मिला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मिला है। आपको एक बार वो सारी क्लासेस जो है वो ज़रूर लगानी चाहिए और उसमें से जितने भी डेटा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया है वो सारा आपको राइट डाउन कर लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा 6th और 7th क्लास का डेटा 4 या 5 पेज का ही मिलेगा, मुश्किल से 4-5 पेज का मिलेगा। आपको वो सारा राइट डाउन करना है, आपको बार-बार उसको रिवाइज़ करना है ताकि आपको एन टाइम पर एग्ज़ाम से पहले एनसीईआरटी की माथापच्ची ना लेनी पड़े। एनसीईआरटी जो है वो हमारी हो चुकी है, हम 100 बार उसका रिवीजन कर चुके हैं, तो एग्ज़ाम से जस्ट पहले आपको एनसीईआरटी के बारे में नहीं सोचना है। ऐसे ही मैं आपके साथ साइंस का भी मटेरियल आपको अवेलेबल करवाऊँगा, ऐसे ही जीके का भी मटेरियल अवेलेबल करवाऊँगा। एग्ज़ाम से जस्ट पहले आपको जितना मटेरियल मैं आपको जिस तरह से पढ़ने के लिए दूंगा, आपको अगर उस तरह से ढंग से पढ़ते हैं तो आपको एग्जाम से पहले उसका रिवीजन नहीं करना है, उसको एकदम अपने बच्चे की तरह बना देंगे। क्वेश्चन आया तो आप ये तक बता पाओगे कि ये हमारे पेपर में हमारे नोट्स में फलानी जगह पे लिखा हुआ है, फलानी फलानी जगह पे एग्जैक्ट आपको याद होगा। तो चलिए दोस्तों, अपने स्टार्ट करते हैं लेसन को। स्टडी के रूल्स सेम रहने वाले हैं। आपको पेन और रजिस्टर लेके बैठना है, इंपॉर्टेंट डेटा इन्फॉर्मेशन राइट डाउन करना है, नोट्स बनाने हैं इसके प्रॉपर। जो मैं बताऊं आपको उतना ही लिखना है, उसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। अच्छा, दूसरी बात, आपको मेरे साथ रिवाइज करना है, बोलना है, रिपीट करना है ताकि विद इन क्लास आपको मैक्सिमम हिस्सा जो है वो क्लास का लर्न हो जाए। चलिए दोस्तों, अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अपना लेसन जो है वो है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्म जीव यानी इतने माइक्रोब्स, इतने छोटे माइक्रो लेवल पे जिनको हम केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है, माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी लेसन की बात करते हैं अपने। यहाँ हमें कुछ जानकारियां दी गई है, बढ़िया बढ़िया जानकारी, कि जीवाणुओं को, सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से जीवाणु? कौन कौन से जीवाणु? मेरे साथ बोलो, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। प्रोटोजोआ और शैवाल, प्रोटोजोआ और शैवाल। अब बात आती है विषाणु की। तो विषाणु जो है वो थोड़े से अलग होते हैं। विषाणु जो है ना तो सजीव और ना ही निर्जीव, ना तो सजीव ना ही निर्जीव। ये निर्जीव से सजीव के बीच की कड़ी बोली जा सकती है इसको, क्योंकि ये जब बाहर रहता है, किसी सजीव के शरीर में नहीं रहता, उससे बाहर रहता है, तब ये पूरी तरह निर्जीव की तरह व्यवहार करता है। और जब किसी बॉडी में एंटर कर जाए तो उसके बाद ये किसकी तरह बिहेव करेगा? सजीव की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा? सजीव की तरह बिहेव करेगा। चलिए दोस्तों, अच्छा, इनसे इनका रोल क्या क्या है जनरली हम इनको किस में देखते हैं? कुछ डिजीज में हम इनको ज्यादा पढ़ते हैं, जैसे कि आपको लिख लेना है, जुकाम, इन्फ्लुएंजा और अधिकतर खांसी किससे होती है? विषाणु से होती है, जुकाम, इन्फ्लुएंजा। दूसरी बात, पोलियो, खसरा, ये दोनों भी किससे जनित रोग है? विषाणु से जनित रोग है। जो रोग के क्वेश्चन आते हैं मोस्टली यहीं से ही आएंगे, हम पढ़ेंगे, सारे पढ़ेंगे। जब हम इसके बाद में आपको साइंस के जो टॉपिक वाइज जो हम सिलेबस करने वाले हैं उसके अंदर आपको सारी डिटेल्स हम आपको बताएंगे, सारे जो डिजीज है वो सारी बताएंगे हम किस कौन से किससे होती है। बट यहाँ 8th क्लास में अपने को जुकाम, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, खसरा ये सारे विषाणु से होते हैं। अतिसार यानी कि दस्त जिसको बोलते हैं, मलेरिया, ये किससे होते हैं? प्रोटोजोआ से होते हैं। इसके बारे में भी जानकारी अपने और पढ़ेंगे आगे। टाइफाइड, 6 रोग किससे होते हैं? जीवाणु। 6 रोग यानी टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस पेज पे कुछ रोगजनक दे रखे थे वो अपने कंप्लीट हो गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ यहाँ आपको कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनके आपको नाम ध्यान में होने चाहिए, आपको लिख लेने हैं कौन कौन से हैं। कौन से सवाल है, कौन से कवक है, इनकी बात करेंगे हम। सबसे पहले हमें जीवाणु दे रखे हैं, जीवाणु के प्रकार है ये। स्पाइरल जीवाणु, स्पाइरल जीवाणु इस तरह के होते हैं, यानी कि इस तरह के स्ट्रक्चर लिए होते हैं। स्पाइरल, गोल स्पाइरल बाइंडिंग जो हम करवाते हैं। छड़नुमा यानी सीधी, जिनकी क्या होगी? स्ट्रक्चर होगी सीधी छड़ की तरह। इसके बारे में कुछ विशेष नहीं है। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ हमें बढ़िया काम के कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। सेवाल, सेवाल का एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा। कौन कौन से हैं? क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगोरा। ये 8th क्लास के अंदर दिए हुए हैं, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगोरा, आपको ध्यान में होना चाहिए। सेवाल का एग्जांपल है। प्रोटोजोआ का एग्जांपल है अमीबा और पैरामीशियम। कौन है? अमीबा और पैरामीशियम। राइजोपस, यस,
कवक के एग्जाम्पल है दोस्तों, किसके एग्जाम्पल है? कवक के। राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, यानी ब्रेड के ऊपर जो अपने देखते हैं जिनको, एक तरह का कवक होता है वो राइजोपस। पेनिसिलियम और एस्परजिलस, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, राइजोपस, ये तीनों जो है ये कवक है। क्लेमाइडोमोनास स्पाइरोगोरा सेवाल है। अमीबा और पैरामीशियम प्रोटोजोआ है। ये एग्जाम्पल आपको याद रखने अच्छी तरह। एस्परजिलस जो है कई रोगों का रोग कारक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। कुछ विषाणुओं के भी एग्जाम्पल दे रखे हैं। इनमें इसी तरह होता है, हेड होती है, कॉलर होता है, ये टांगे होती है, कॉलर, ये सारी स्ट्रक्चर दे रखे, अलग अलग टाइप के विषाणु दे रखे हैं। अच्छा, यहाँ मित्रवत सूक्ष्म जीव, यानी कि जो जीव हमारे लिए मित्र की तरह व्यवहार करते हैं, जो हमारे लिए अच्छे हैं, उनमें कौन कौन से हैं? उनमें हम देखते हैं कि सामान्य जानकारी इसमें जो दी है कि भी हम अगर किसी का बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं कुछ, उनका अगर डिग्रेड कराना हो उनको, यानी कि जैसे कोई जीव मर चुका है या फिर कोई कचरा फैल चुका है जिसका डिग्रेड हो सके, जो जिसका अपघटन हो सके, तो उन सभी का अपघटन सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण इसी लेसन में आगे आएगा, हम वहां इसको पढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेंगे। अभी हम केवल इतना ही देखते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। अच्छा, सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? ये कहीं भी रह सकते हैं। दलदल में रह सकते हैं, आपको दलदल, सूखे दलदल में मिल सकते हैं, शुष्क परिस्थितियों में मिल सकते हैं, आपको गर्म फवारों पे भी मिल सकते हैं, यानी तो कुछ झरने जो गर्म बहते हैं वहां पे भी आपको मिल सकते हैं। ध्यान रखना इस बात का। हाँ, ये ठीक है, हो चुका है अपना। अच्छा, यहाँ हम देखते हैं कि कुछ जानकारी दे रखी है, जैसे कि हम क्या बनाते हैं, पनीर, अचार, अनेक खाद्य पदार्थों में, और साथ में दही के लिए लैक्टोबैसिलस, ये तो आप सभी को मालूम ही होगा। अब बढ़ते हैं आगे। यीस्ट पाउडर, यीस्ट क्या करता है? यीस्ट एक तरह का विषाणु है जो क्या करता है, जो आपके किण्वन में सहायक है, यानी कि आपको देखा यीस्ट पाउडर के साथ मैदा अगर गूंथते हैं तो ये क्या कर देगा, यहाँ से खमीर उठी हुई, यानी यहाँ CO2 रिलीज होगी। कौन क्या रिलीज होगी? CO2। उस CO2 की वजह से ये मैदा जो है वो क्या हो जाता है, फैल जाता है। आपको ध्यान रखना है। दरअसल यीस्ट क्या है, क्या करता है, वो श्वसन करता है। क्या करता है? श्वसन। और किस तरह का श्वसन करता है? अनएरोबिक, यानी कि अवायवीय श्वसन करता है। क्या करता है? अवायवीय श्वसन करता है। तो क्या बनता है यहाँ पे, सामान्य परिस्थितियों में अल्कोहल बनता है और साथ में क्या बनता है, CO2 बनती है। तो यहाँ ये क्या करता है, CO2 की वजह से इसको फुला दिया जाता है। ये जो CO2 बनती है उससे ये फूल जाता है। यहाँ लार्ज अमाउंट पे अल्कोहल नहीं बनता, क्योंकि हमने जो मटेरियल डाला है उसी की तरह का डाला है। हालांकि इसी तरह ही शराब को भी बनाया जाता है, अल्कोहल भी यही मेथड है अल्कोहल को बनाने का। वो हम जिस तरह का कंपाउंड लेंगे, जिस तरह के स्ट्रक्चर के साथ लेंगे, जिस तरह के कॉम्पोजिशन के साथ लेंगे, उसी तरह का प्रोडक्ट बनेगा। चलिए दोस्तों, यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं और गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं, वो फूल जाता है। सजीवों का वाणिज्यिक उपयोग, अल्कोहल बनाने में, शराब बनाने में, अल्कोहल शराब एक ही बात है, एसिटिक एसिड के उत्पादन में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा और कौन है, और है सूक्ष्म जीवों में। उससे पहले हम एक देख लेते हैं, किण्वन की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। चीनी से अल्कोहल बनाना, चीनी से क्या बनाना, अल्कोहल बनाना, C12H22O11, C12H22O11, इससे क्या बनाना, इसे क्या बनाना, शराब बनाना। ये प्रक्रिया कहलाती है किण्वन की। क्या प्रक्रिया कहलाती है? किण्वन की प्रक्रिया कहलाती है। और इसकी खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। किसने? याद रखना अच्छी तरह, लुई पास्चर ने। उसके बाद औषधीय उपयोग कैसे करते हैं? औषधीय उपयोग में क्या सिस्टम है कि ये जो जीव है, सूक्ष्म जीव, इन्हीं से ही क्या बनाए जाते हैं, कुछ इस तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, या फिर इनको मृत अवस्था के अंदर, या फिर बहुत ही कम एक्टिव स्टेट के अंदर इंसान के शरीर में या फिर किसी जानवर के शरीर में एंटर करवाया जाता है। तो उनकी जो खुद की अपनी इम्यूनिटी है वो क्या करती है कि उनको पहचान लेती है, और वो कोई खास एक्टिव नहीं होते तो उनको उनकी पूरी प्रक्रिया को समझ के और उनको डिस्ट्रॉय करने का काम कर देती है। उसके बाद जब भी वो अपनी बॉडी में एंटर करेंगे एक्टिव स्टेट में भी, तो अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो उसको पहचान रहा होगा और उसको क्या कर देता है, किल कर देता है। तो इस तरह से प्रतिजैविक बनाई जाती है। और सामान्य हम जो प्रतिजैविक 8वीं क्लास में एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं वो कौन कौन से हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन, कौन कौन है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। कौन कौन से हैं? याद रखना, लिख लेना इनको। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। टेट्रासाइक्लिन कौन है? टेट्रासाइक्लिन कौन है? टेट्रासाइक्लिन। और एरिथ्रोमाइसिन, और कौन है? एरिथ्रोमाइसिन। ये आपको तीनों नाम अच्छी तरह याद रखने हैं। तीनों क्या है? प्रतिजैविक है, यानी एंटीबायोटिक है, यानी क्या है?
एंटीबायोटिक है। इन तीनों के नाम आपको अच्छी तरह याद रखने हैं। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही क्या किया था, सबसे पहले खोज की थी किनकी, प्रतिजैविकी की थी, और इसको क्या बनाया गया था, पेनिसिलिन बताया गया था। क्या बनाया गया था, पेनिसिलिन। और फफूंद से बनाई गई थी। किससे बनाई गई थी, फफूंद से बनाई गई थी। ये आपको ध्यान रखनी है अच्छी तरह। फफूंद के छोटे बीजाणु देखे होंगे, यानी कि फंगस, फंगस से बनाया गया था ये, कवक से बनाया गया था फफूंद। और क्या बनाया गया था, पेनिसिलिन। ये आपको ध्यान रखना, जीवाणु से नहीं बनाई गई थी। पहली पहली प्रतिजैविक जो है वो फफूंद से बनाई गई थी, फंगस से बनाई गई थी, कवक से बनाई गई थी। उसका क्या नाम था, पेनिसिलिन। क्या नाम था, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन। और किसने बनाई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। याद रखने वाली ये बात है, बनाई गई थी फंगस से। बनाई किससे गई थी, फंगस से। हमें दो चार प्रकार का डेटा मिला है, उसको आप लिख लेना, वरना हमें बार बार एनसीईआरटी उठानी और एग्जाम से पहले एनसीईआरटी की टेंशन रखनी। पशु आहार या कुक्कुट में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, यानी कि उनमें रोगों का संचरण ना हो, आगे इश्यू ना हो, उनमें डिजीज हो ना। अच्छा, सर्दी जुकाम या फ्लू में प्रतिजैविक को प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि ये रोग किससे होते हैं, विषाणु से होते हैं। ये हमें मालूम है अच्छी तरह। यानी प्रतिजैविक जीवों द्वारा, सूक्ष्म जीवाणु द्वारा जो प्रतिजैविक बनाई जाती है, एंटीबायोटिक बनाई जाती है, वो जीवाणुओं से होने वाले रोग के लिए ही प्रभावकारी है, अन्य रोगों के लिए नहीं। प्रतिरक्षी उत्पन्न करते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा, यहाँ यहाँ एक जानकारी है कि एडवर्ड जेनर ने चेचक के रोग के लिए टीका खोजा था। किसने खोजा था, एडवर्ड जेनर ने, चेचक के लिए। याद रखना, एडवर्ड जेनर आ गया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आ गया, लुई पास्चर आ गया, लुई पास्चर किण्वन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलियन, पेनिसिलियम एंटी बायोटिक है, और किससे बनाई गई थी, फंगस से बनाई गई थी। और उसके बाद एडवर्ड जेनर चेचक के रोग के लिए। चलिए दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। पोलियो के लिए टीका दिया जाता है, हमने देखा है। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीका का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, यानी लार्ज अमाउंट भी किया जाने लगा है, थोड़ा थोड़ा नहीं। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अच्छा, ये तो है कुछ जीवाणु, नील हरित शैवाल, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले साइनोबैक्टीरिया। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है उसकी बात हम आगे करेंगे, आएगा इसी लेसन में आएगा। क्या है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, क्या है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए बैक्टीरिया तो इंपॉर्टेंट है ही, राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया तो इंपॉर्टेंट है ही, बट यहाँ साइनोबैक्टीरिया क्या एक तरह का शैवाल है, नाम है साइनोबैक्टीरिया। क्या नाम है, साइनोबैक्टीरिया। जबकि ये है क्या, नाम में तो क्या आया है, बैक्टीरिया आया, जबकि है या क्या, एक तरह का नील हरित शैवाल। क्या है, नील हरित शैवाल, एक तरह का शैवाल है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है अच्छी तरह, ठीक है। नाम में बैक्टीरिया है बस। पर्यावरण का शुद्धिकरण, पर्यावरण का शुद्धिकरण इसी तरह करते हैं कि जो पत्तियां वगैरह गिर जाती है, या फिर जो कोई अगर जानवर मर जाता है तो उसका उसको डिग्रेड कर दिया जाता है इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा। गमला, पॉलीथीन वगैरह देखा होगा आपने, दुर्गंध ना फैले इस वजह से कर दिया जाता है, हानिकारक सूक्ष्म जीव। अब हम पढ़ेंगे हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में। यहाँ से हम उस डेटा को ले रहे हैं जो डेटा हमारे रीट मेंस एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आ सकता है, चाहे वो कथन निष्कर्ष में आए, चाहे वो कैसे ही आए। और आपको इनको क्या कर लेना है, इनको राइट डाउन कर लेना है। और आपको इनको एक बार दिन में कम से कम 5 मिनट लगेंगे पेज को पलटने में, और एक बार पेज पलट लेना है, 5 मिनट, खाने खाते वक्त भी पलट लो, आप फोन में रखो, फ्रेश होते टाइम इसको देख लो, ताकि रोजाना अगर आपका डेली रिवीजन हो रहा है तो आपको एनसीईआरटी नहीं उठानी है एग्जाम से पहले। उस टाइम आपके पास पढ़ने के लिए और भी बहुत सारी चीजें होगी, करंट होगी, और बहुत सारा तरह का डेटा होगा। तो जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप उसी हिसाब से पढ़ेंगे तो यकीन मानो दोस्तों सिलेक्शन 100% होगा। और ये मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है, और मेरा नहीं है, ये बहुत से लोगों का है। बहुत सारे टीचर्स को मैंने ऐसे कहते हुए सुना है। हम इसके ऊपर पूरी एक स्ट्रेटेजिकल वीडियो लेके आएंगे, किस तरह से हमें पढ़ाई करनी है, आप किस तरह से हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप रावत सर में हमारे साथ ऑफलाइन भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम इसका प्रॉपर सिलेबस भी लेके आएंगे और प्रॉपर कोर्स भी लेके आएंगे। रोगाणु किनको कहते हैं, जिनसे रोग होते हैं, सीधी सी बात है, ज्यादा हमें इस पे माथापच्ची नहीं करनी। कुछ रोग जो फैलते हैं उन्हें कहते हैं संचरणीय रोग, जैसे कि यहाँ अब आपको मैं बता दूं, यहाँ हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स या क्षय रोग, टीबी मतलब फैलने वाला। चिकन पॉक्स किसको बोलते हैं, आंकड़ा का आंकड़ा जिका हुआ बन बोला चिकन पॉक्स, और ये फैल है। आंगो ध्यान रखना, फैलन को टाइम कद है जब आंगो पर खुरंट आ जाए, यानी कि थोड़ी सी आंगो पर क्या आ जाए, वो खुरंट सो आएगा ना लागड़ी पर, वो गिरतो है नहीं बे टाइम में वो फैला है, तो बे टाइम में वो दूर होना चाहिए। वो
गिरना रहा टाइम अपने आप गिरे हुए पहले फफोला हो गए फिर वो लिक्विड से निकलने लग जाए थोड़े टाइम बाद में 2-4 दिन बाद में फिर भी ऊपर एक खुरंट आने लग जाए फिर खुरंट अपने आप गिरने लग जाए भी ध्यान रखियो बेटा खुरंट आ टाइम वो फैले। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। और जुकाम कैसे फैलता है ये तो आपको मालूम है अच्छी तरह। अच्छा अब बात करते हैं यहाँ कि मक्खियां वगैरह जो है वो भी फैलती है अपने साथ और इधर उधर जो रोगाणु है उनको लेके जाती है ये हमें कॉमन सी बात मालूम है। ये भी मालूम है आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि मादा एनाफिलीज कौन है। मादा एनाफिलीज जो मच्छर है वो क्या करता है मलेरिया का परजीवी है। कौन है किसका मलेरिया का यानी कि मलेरिया का परजीवी इसके अंदर रहता है यहाँ। और अपना जो साइकिल है जो लाइफ साइकिल है वो अपने आधा इंसान के शरीर में आधा मच्छर के शरीर में प्रवेश करता है पूरा करता है। और मादा एनाफिलीज है मलेरिया के लिए। और किसको इसका रोगवाहक कौन है रोग सॉरी रोग कारक कौन है इसका रोग कारक है प्लाज्मोडियम। कौन है प्लाज्मोडियम ये आपको ध्यान रखना है। मच्छर प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है। और अच्छा डेंगू के लिए कौन है मादा एडिस मच्छर। कौन सा मादा एडिस मादा एडिस मच्छर किसके लिए है डेंगू के लिए। किसके लिए डेंगू के लिए। अब बोलना मेरे साथ प्लाज्मोडियम मादा एडिस तो यही याद रह जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमें कुछ रोगों के नाम दिए गए हैं जो सामान्य रोग है फैलते किस तरह है ये हमें ध्यान होना चाहिए। आपको रोग कारक मालूम होंगे साथ में इनके रोग के फैलने का ढंग संचरण का तरीका ये हमें दे रखा है 8th क्लास के एनसीईआरटी में इसलिए अपने लिए इंपॉर्टेंट है। 6 रोग टिब्बी हवा से फैलता है खांसने से जो रोग कारक है वो पर्यावरण में जाते हैं सांस के साथ दूसरे शरीर में चले जाते हैं। खसरा ये भी किससे फैलता है वायु से फैलता है। चिकन पॉक्स वायु या सीधे संपर्क से बता चुका हूं कब फैलता है ये। पोलियो वायु या जल से फैलता है। इसमें से ये खसरा चिकन पॉक्स और पोलियो ये तीनों वायरस से होते हैं जबकि 6 रोग किससे होता है जीवाणु से ट्यूबरकुलोसिस नाम से होता है। रोग कारक है हैजा जीवाणु से होता है टाइफाइड भी जीवाणु से होता है लेकिन हैजा किससे फैलता है जल से फैलता है। और टाइफाइड भी किससे फैलता है जल से फैलता है जल भोजन से हैजा फैल सकता है। हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस ये जो है ये है पीलिया का एक तरह का प्रकार है। किससे फैलता है ये जल से होता किससे है वायरस से। मलेरिया एक तरह के प्रोटोजोआ से होता है जो प्लाज्मोडियम वो प्रोटोजोआ है और किससे फैलता कौन कौन है इसका फैलने का मच्छर है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपको ढंग से याद रखना है इनको। इसके बाद आता है कि यहाँ एक रॉबर्ट कोच कौन आए हैं रॉबर्ट कोच जिन्होंने किसकी खोज की थी बेसिलस एंथ्रेक्स की। किसकी बेसिलस एंथ्रेक्स की। ये है रॉबर्ट कोच। कौन है रॉबर्ट कोच आपको मेरे साथ बोलना है रॉबर्ट कोच कौन है। रॉबर्ट कोच किसकी खोज की थी बेसिलस एंथ्रेक्स की। किसकी किसकी की थी बेसिलस एंथ्रेक्स की थी। बेसिलस एंथ्रेक्स की थी। ये जीवाणु एक तरह का और इंसानों में होने वाला बहुत ही घातक रोग है। एंथ्रेक्स मनुष्य और मवेशी होने वाला भयानक रोग है जीवाणु से दोबारा होता है ये जीवाणु है हमने पढ़ चुके हैं। गाय में खुर एवं मुंह पका रोग ये भी किसे होता है वायरस होता है। रोग यहीं से आते हैं दोस्तों और कहीं से नहीं आते रोग यहीं से आते हैं। हम पढ़ते हैं उसको अलग अलग जगह है लेकिन रोग आते यहीं से। कुछ है फसलों में भी रोग होते हैं ये हमें ध्यान रखना है कौन सा किससे रोग होता है मोस्ट इंपोर्टेंट है अपने लिए। चौथे वैज्ञानिक का नाम है ये इस बुक के अंदर इस लेसन के अंदर। नींबू कैंकर नींबू में होने वाला रोग जीवाणु से होता है फैलने का तरीका वायु। गेहूं का रस्ट रस्ट किससे होता है कवक से होता है किससे फैलता है वायु एवं बीज से फैलता है। भिंडी का पीत रोग किससे फैलता है वायरस से होता है और कीट के द्वारा फैलाया जाता है। रस्ट जो होते रोग होते हैं ना रस्ट रोग जिनको बोलते हैं यानी जिनके रोग में रस्ट लगे वो आप लार्जली आपको कवक से ही होते मिलेंगे। लार्जली किससे मिलेंगे आपको कवक से होते मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्या है अपने पास है खाद्य विषाक्तन। खाद्य विषाक्तन यानी कि क्या होता है कि अगर खाना लंबे समय तक अगर किसी जीवाणु के संपर्क में आने लगे या फिर खुला हो जाए वायु के संपर्क में आने लगे तो वो खराब होने लग जाता है धीरे धीरे। इसे क्या कहते हैं फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन कहते हैं। ये इतना डेडली हो सकता है कि इंसान की मौत भी हो सकती है। इससे क्या हो सकती है इंसान की मौत भी हो सकती है। खाद्य परिरक्षण यानी कि लंबे समय तक खराब ना हो तो ऐसे कुछ मटेरियल हम डालते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं खाद्य परिरक्षक बोलते हैं प्रिजर्वेटिव। क्या बोलते हैं प्रिजर्वेटिव बोलते हैं। और इनका हम यूज करके लंबे समय तक हम भोजन को साफ स्वच्छ रख सकते हैं
विषैला या खराब नहीं होने देते ताकि इंसान को कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि आपने देखा होगा मार्केट में अलग अलग तरह के फूड प्रोडक्ट आते हैं, डिब्बे में पैक आते हैं, जूस आते हैं डिब्बे में पैक आते हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव ऐड होते हैं ताकि वो क्या ना करे, खराब ना हो लंबे टाइम तक। हम इनको पढ़ रहे हैं, उनमें सबसे पहले है अपने पास रासायनिक उपाय। कौन है? रासायनिक उपाय। रासायनिक उपाय यानी हम किस तरह के केमिकल्स का यूज कर सकते हैं, किसके लिए? फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर, ताकि वो खराब ना हो। इसमें अपने पास कौन है? सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। कौन है? सोडियम बेंजोएट। कौन है? सोडियम बेंजोएट और मेटाबाइसल्फाइड। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। और कौन है? सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। आपको इन दोनों के नाम अच्छी तरह याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नमक द्वारा परीक्षण। नमक के द्वारा परीक्षण किया जाता है। आपने देखा होगा हम बाजार से अचार वगैरह लेके आते हैं तो उसमें नमक कुछ एक्स्ट्रा होता है, वो इसीलिए होता है ताकि लंबे समय तक खराब ना हो। आम, आंवला, इमली के परीक्षण के लिए है, ठीक है। हम इसके ध्यान से देखेंगे। जीवाणु की वृद्धि को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मांस, मछली, इमली के परीक्षण के लिए इसका उपयोग होता है। चीनी द्वारा। चीनी अगर हम थोड़ी लार्ज अमाउंट में डालें तो ये भी एज ए प्रिजर्वेटिव बिहेव करती है। दरअसल ये कहानी होती है रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की वजह से। किसकी वजह से? ऑस्मोसिस की वजह से, परासरण जिसको बोलते हैं हम, ऑस्मोसिस की प्रक्रिया से होती है ये, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, नेक्स्ट है तेल एवं सिरके के द्वारा। तेल आपने देखा होगा अचार में ऊपर तक रखा जाता है, इसीलिए रखा जाता है ताकि अंदर जो जीवाणु है वो उनकी वृद्धि ना हो पाए, वो ग्रोथ नहीं कर पाए। अगर उनमें जनन नहीं होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो उनका काम बढ़िया चल जाने वाला है। गर्म एवं ठंडा करना। गर्म एवं ठंडा, गर्म करने से क्या होता है कि उसमें हम बॉईल करेंगे तो सारे बैक्टीरिया किल हो जाते हैं इतने टेम्परेचर पे। दूध सेफ हो गया। रेफ्रिजरेटर में रखने से क्या होता है? कम तापमान पे ग्रो नहीं कर पाता। अच्छा, अगर 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म किया जाए और फिर उसको अचानक क्या करके ठंडा करके इकट्ठा कर लिया जाए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए? 70 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होना चाहिए? 70 डिग्री सेंटीग्रेड। और सेकंड 15 से 30 सेकंड तक, 15 से 30 सेकंड तक। इसे कहते हैं पास्चुरीकरण। क्या कहते हैं इसे? पास्चुरीकरण कहते हैं। भंडारण और पैकिंग वायुरोधी होना चाहिए ताकि अगर इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाएंगे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नाइट्रोजन की स्थिरीकरण की बात करते हैं। सेम मटर में एक सहजीविता है और ये कैसे संभव होगा, मनुष्य रहती है। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट पेज पे करने वाले हैं, सारी अपने पास जानकारी आएगी। यहाँ देखिए दोस्तों, दरअसल क्या होता है कि हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण की। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या जुगाड़ है कि देखो, मैंने आपको कल परसों भी आया था, कल वाले लेसन में आया था, लास्ट लेसन में, जो इन्वायरमेंट में 78% तक नाइट्रोजन है, 78% तक है नाइट्रोजन है। लेकिन प्लांट्स जो है वो डायरेक्टली इस नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते, वो इसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। तो क्या होता है, तो इनको कुछ ऐसे कंपाउंड चाहिए जिनको ये यूज कर पाए। तो सामान्यतः जो फलीदार पौधे हैं, कौन से पौधे? फलीदार पौधे। कौन से पौधे? फलीदार पौधे, यानी जिनके क्या लगती है? फली लगती है। फली किन में लगती है? जैसे कि दालों में। दाल मोस्टली फलीदार पौधों में ही शामिल है। और इन्हें कौन से बोलते हैं? लेग्यूमिनियस फैमिली के पौधे। कौन सी फैमिली के? लेग्यूमिनियस फैमिली के पौधे। लेग्यूमिनियस फैमिली के पौधे। कौन सी फैमिली के पौधे? लेग्यूमिनियस फैमिली के पौधे, जिनमें दालें होती है ज्यादातर। इनमें क्या मिलेगा आपको? इस तरह की नोड मिलेगी। इस तरह की क्या मिलेगी? नोड मिलेगी, गांठ मिलेगी। अब इन गांठों में कौन रहता है? इनमें रहता है राइजोबियम। कौन रहता है? राइजोबियम। कौन रहता है? राइजोबियम। तो सबसे पहले तो ये एक तरह की सहजीविता का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सहजीविता का उदाहरण है। सिम्बायोसिस, सहजीविता का उदाहरण है, जो अपने 6th क्लास में आ चुका है सहजीविता। अभी राइजोबियम क्या करते हैं? ये इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन है, जो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन है 78%, उसको यूज करते हैं और उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट में, नाइट्रेट और किस में कन्वर्ट कर देते हैं? नाइट्राइट में। यानी कि एक तरह के नाइट्रोजन के कंपाउंड है। इन्होंने इसको यूज किया, राइजोबियम ने इसको यूज किया, नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट किया। अब नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट हो गया, अब इसको प्लांट यूज कर सकता है। तो प्लांट जो है इसको क्या कर लेगा? यूज कर लेगा। बदले में प्लांट राइजोबियम को क्या दे रहा है? रहने के लिए जगह दे रहा है। क्या दे रहा है? रहने के लिए जगह दे रहा है। तो इन सब चीजों की वजह से ये दोनों साथ रहते हैं और इसे ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है।
अच्छा, दूसरी बात है, जब आसमान में बिजली चमकती है, क्या होती है आसमान में? बिजली चमकती है। तो बिजली चमकने के टाइम जो वहां पे जितने भी नाइट्रोजन के टाइप गैसेज हैं, ये नाइट्रोजन टाइप गैस जो है नाइट्रोजन वाली, ये गैस क्या कर लेती है, कंपाउंड बनाती है और बारिश के पानी के साथ धरती पे गिर जाती है। तो वो कंपाउंड की फॉर्म में आ रही है, नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में नहीं आ रही है, वो कंपाउंड की फॉर्म में आ रही है, वाटर के साथ डिसोल्व होके, उसके साथ घुल के। इस वजह से प्लांट जो है उसका यूज कर पाते हैं। अब जब ये प्लांट डेड हो जाएगा तो ये वापस कहाँ जाएंगे? अर्थ के ऊपर वाली लेयर पर आ जाएंगे, गिर जाएंगे वहां नाइट्रोजन, और वहां से फिर से जीवाणुओं के द्वारा इसको वापस कहाँ छोड़ दिया जाएगा? पर्यावरण में छोड़ दिया जाएगा। ये इस तरह चलता रहता है। अच्छा, इसी नाइट्रोजन का उपयोग जो है इन दालों में होता है, भोजन बनाने के लिए इन दालों में होता है। नाइट्रोजन से क्या बनता है आपको मालूम है? एमाइनो एसिड। एमाइनो एसिड जो है उनमें नाइट्रोजन एक प्रमुख आप कह सकते हो कि तत्व है। अमाइनो एसिड जो होते हैं, अमाइनो एसिड में NH2, यहाँ कोई कार्बन की चेन होगी, और यहाँ क्या मिलता है? COOH। ये एसिड है, ये अमाइनो ग्रुप है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? एमाइनो एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमाइनो एसिड या फिर अमीनो अम्ल बोलते हैं। तो इन्हीं ये ही बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोटीन की। प्रोटीन इसी से बनता है, इसमें नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है। नाइट्रोजन यहाँ से मिलता है, ये यहाँ से मिल चुका है। इस तरह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, आप समझ चुके होंगे। प्रोटीन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 78% नाइट्रोजन है, जो प्रोटीन, क्लोरोफिल, इनका सब। अच्छा, क्लोरोफिल किसका कंपाउंड है? ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, संकुल यौगिक का, किसका? मैग्नीशियम का। आया भी है, ये प्रीवियस एग्जाम में आया है अभी। नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है, यानी ये काम होता रहता है पूरा प्रॉपर। विशेष जीवाणु नाइट्रोजन के द्वारा नाइट्रोजन गैस में वापस परिवर्तित हो जाता है, तो ये काम चलता रहता है। देखो प्रॉपर किस तरह चलता है ये काम। ये आपके सामने गिवन है, मैं इसकी बात कर लेता हूं, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे इनको नाइट्रोजन स्थिरीकरण पे, ये जो मैं बात कर रहा हूं, ताकि अमीनो एसिड क्या है वगैरह वगैरह, ताकि आपके याद रहे। वायुमंडलीय नाइट्रोजन है तड़ित द्वारा, यानी बिजली के द्वारा। किसके द्वारा? बिजली के द्वारा। और ये नील हरित शैवालों के द्वारा। नील हरित शैवाल क्या, एक तरह के नाम इनका साइनोबैक्टीरिया, क्या रखा गया? साइनोबैक्टीरिया शैवाल है। ये नाइट्रोजन के यौगिक में चेंज कर देते हैं, मिट्टी में उपस्थित, या फिर वायु नाइट्रोजन जीवाणु का भी किसके द्वारा? राइजोबियम इसी में शामिल है। राइजोबियम भी यही आ गया, याद रखना। आप सोचेंगे राइजोबियम का नाम नहीं दिया गया। मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक पौधे अवशोषित कर लेते हैं, जंतु इनको खा लेते हैं, और उत्सर्जन और जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट में कन्वर्ट हो जाती है। फिर से किस में आ जाते हैं? मिट्टी में आ जाते हैं। मिट्टी से वापस कहाँ जाते हैं? जीवाणु द्वारा गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, और कहाँ चले जाते हैं? एनवायरमेंट में चले जाते हैं, और ये बैलेंस्ड रहता है सिस्टम। इस पेज पे कुछ भी जानकारी नहीं है अपने लिए। अगर आपको फिर भी देखना हो तो मैं आप पॉज करके देख सकते हैं, यानी कि यहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला अपने लायक। उष्ण झरने यहाँ भी आपको मिल जाएंगे, बैक्टीरिया। गर्म झरने मैंने आपको कहा था। तीन तरह की हमने स्टेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, इन तरह के तीन तरह के प्रतिजैविक को देखा है। तीनों प्रतिजैविक है। यह नाम आया स्टेप्टोमाइसिन तो मेरे याद आ गया, मैंने आपको बता दिया वापस। और कुछ भी नहीं है यहाँ। इस पेज पे हमारे सूक्ष्म जीव वगैरह वगैरह, अगर आपको दिखाई नहीं दिया दे रहा होगा तो मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा। यहाँ भी अपने लिए कुछ खास नहीं है। ये थोड़ा, क्या आप जानते हैं क्या? अनेक किलोमीटर की गहराई में जीवित रह सकते हैं, अंतरिक्ष में रह सकते हैं। जीवाणु कैमरा, एक प्रकार जीवाणु कैमरा पर देखा कि चंद्रमा पर 2 वर्षों से था। कहाँ था? चंद्रमा पर 2 वर्षों से था। कमाल की बात दोस्तों। और मैंने आपको बताया था कास्टिक सोडे के झील और समुद्र सल्फ्यूरिक एसिड के पोखरे में भी पाए जाते हैं, यानी ये कहीं भी मिल सकते हैं, कहीं भी मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना लेसन कंप्लीट होता है। आप लोगों को इनके प्रॉपर नोट्स बना लेने हैं, ताकि आप लोग इनको रिवाइज कर पाओ। मैं आपको जो स्टडी का मेथड बता रहा हूँ, आप उसी स्टडी के मेथड से अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।